हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल इन केमिस्ट्री। हम लोग आज हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं बहुत कम समय में और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक, अगर हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं तो आप जानते हो कि कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होता है ना उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दोस कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अगर इनकी सोर्स की बात करें तो यहाँ पे पर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोयल्स के अंदर ये कार्बोनेट होता है, पाया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री मेन कैटेगरी: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड उसको बोलते हैं जहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ऑल द बॉन्ड्स कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड उसके अंदर नहीं होता है। अनसैचुरेटेड जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर पता है कि भाई जहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में आपको जो है साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन हो सकता है। ऑल दिस कंपाउंड आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन होता है, साइक्लिक भी हो सकता है। ओके, एल्केन की बात करते हैं। एल्केन के जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो यहाँ फार्मूला CnH2 है ना, 2+2 होता है, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका फॉर्मूला ए याद रखना है आपको। और यहाँ एन की वैल्यू अगर 1 2 3 रखते हैं तो आपको सबसे पहले जो मिलेगा CH4 मिलेगा, मीथेन है, उसके बाद इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से मिलता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कार्बन होता है ना, कार्बन ये जो है आपका जो कार्बन है यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और सारे जो सिंगल बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपका 105 पॉइंट है ना, 28 प्राइम होता है। और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो तकरीबन 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, वेरी करती रहती है, डिपेंड करता है कि भाई कार्बन के बॉन्ड किससे बना है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो वेरी करता रहता है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना होता है यहाँ पे आपका 1.54 होता है और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना 1.09 होता है एंगस्ट्रॉम। जो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं 100.9 है ना, जो भी आपके जो एटम्स होते हैं इनके बीच का जो, तो ये जो sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्रिक अगर हम की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। ओके, देखिए आइसोमेरिज्म की बात करें ना, किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो जो आपके जो भी कंपाउंड्स होते हैं, एल्केन्स होते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और यहाँ पे देखो एल्केन एग्जिबिट चेन आइसोमर्स। यहाँ पे आप जो भी हाइड्रोकार्बन है ना, यहाँ पे अगर मान लो देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और 4 इस तरीके से 5। तो इन दोनों के बीच में जो आइसोमेरिज्म यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि कार्बन में चेन में फर्क है, कार्बन की चेन में फर्क, इसलिए बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यहाँ देखो फर्स्ट थ्री मेंबर अगर हम बात करें मीथेन हो या इथेन हो या प्रोपेन कैन नॉट शो ना एग्जिबिट isomerism. The number of isomerism in other alkanes increases with increase in number of carbon atom. जाहिर सी बात है, कार्बन का नंबर बढ़ता है तो आइसोमेरिज्म जो है आपके चेंज जो आइसोमेरिज्म यहाँ पॉसिबल है तो उसको वो बढ़ेगा। तो यहाँ देख सकते हो कि जो आपका जो पेंटेन है ना, पेंटेन यहाँ पे आपको 3 आइसोमर पॉसिबल है। और ऐसे आप ब्यूटेन की बात हेक्सेन की बात करेंगे, हेक्सेन में 5 पॉसिबल है, पेंटेन में हेप्टेन में आपका 9 पॉसिबल है, ऑक्टेन में 18 और डीकेन में आपका 75 आइसोमर्स। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो आप कह सकते हो कि चेन जो आइसोमर्स हैं उनका संख्या बढ़ेगी। ओके, और प्रिपरेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है यहाँ पे, आप कह सकते हो पहला जो प्रिपरेशन मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो क्या है आपका बाय डी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन और एल्काइन का जो हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो वहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे इथेन है उसका अगर हाइड्रोजनेशन कराते हैं आप तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पीडी और निकल्स तो आपका फॉर्मेशन जो होता है इथेन का। और यहाँ पे एक्चुअली जो हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है एल्कीन पे, एल्काइन पे सिस एडिशन होता है। अगर आप बात करो कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट जो सरफेस है ना, मेटल का जो सरफेस होता है, बेसिकली जो मेटल का सरफेस होता है इस तरीके से, यहाँ पे पीटी हो सकता है, पीडी हो सकता है और निकल हो सकता है। इस पे जो हाइड्रोजन है ये आपको एब्जॉर्ब होती है, एल्कीन या एल्काइन हो, ये दोनों एब्जॉर्ब होकर उसके बाद इनके बीच में इंटरेक्शन होता है और प्रोडक्ट जो होता है हमेशा हाइड्रोजन का एडिशन हमेशा जो है डबल बॉन्ड के एक साइड से होता है, सिस एडिशन होता है, प्रोडक्ट हमेशा सिस बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पीडी, निकल, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हाइड्रोजनेशन का जो रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्रोजनेशन की जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स होती है एल्काइन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एल्कीन। ऐसा क्यों होता है कि भाई एल्कीन के अंदर, एल्काइन का जो अंदर जो होता है फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एल्कीन। यहाँ पे क्या जब एब्जॉर्ब होगा ना तो यहाँ पे ये फास्ट होगा और ये स्लो होता है, इसलिए रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एल्काइन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्कीन। दूसरी बात करते हैं तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हाइलाइट की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जिंक और एसिड के प्रेजेंस में जो RX बॉन्ड है ना वो ब्रेक होता है और यहाँ पे H जुड़ जाता है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, है ना। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल्स इन ड्राई ईथर, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्काइल हाइड्राइड रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ड्राई ईथर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉइस्चर अगर होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे सेकंड प्राइमरी रिएक्शन, प्राइमरी जो हाइड्राइड फास्ट होता है तो सेकंड एंड टर्शियरी में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, वहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। और वहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ओके, जैसे ये मान लीजिए रिएक्शन है टर्शियरी है और यहाँ एक्स है, तो रेडिकल का जब फॉर्मेशन होगा यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ रेडिकल बनेगा और दूसरे कंपाउंड में मान लो रेडिकल बन रहा है ना। यहाँ भी टर्शियरी है, तो ये रेडिकल क्या करेगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ रेडिकल बना हुआ है, तो एक आपका जो है यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दूसरे के यहाँ क्या होगा इस तरह से बन जाएगा। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये टर्शियरी में आप कह सकते हो कि रेट ऑफ वुड रिएक्शन की बात करें तो टर्शियरी में जो सबसे स्लो होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड वुड रिएक्शन की बात करते हैं तो अल्काइल हाइड्राइड का ये ऑर्डर RX का ऑर्डर ये होना चाहिए और टर्शियरी में जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। तो इसमें 3 स्टेप होता है, आपको पता है यहाँ पे ना, ठीक है। ये आपको मतलब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, अब हम बात करेंगे ना फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड के साथ अगर कास्टिक सोडा यूज करते हैं तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साथ में सोडियम कार्बोनेट भी बात निकलता है, ये पूछा जाता है। फिर कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी रिएक्शन है। यहाँ पे भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड और कैथोड ये भी है, एनोड कैथोड पे रिएक्शन होती है। जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाई एनोड पे क्या बनता है, एनोड पे जो है रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे CO2 गैस निकलती है, इसके बारे में पूछा जाता है। और कंपाउंड का भी जो प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन यहीं पे होता है एनोड पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है देखो ऑक्सीडेशन, ये यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आप कह सकते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन। क्यों, देखो यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो हो रहा है ना हाइड्रोजन गैस का हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। और जो सोल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन ना कंडीशन कैसे बेसिक हो जाती है, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और एनोड पे ही यहाँ पे देखो एनोड पे ही हाइड्रोजन गैस का ही प्रोडक्शन होता है, कैथोड पे, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैथोड पे ही हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है एनोड पे होता है, आप कह सकते हो। और ठीक है, ये दोनों बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेथन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड बिकॉज आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हो गया कि भाई हाइड्रोजन ऑफ आंसर जो है हाइड्रोकार्बन्स कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइट कर सकते हैं, वुड रिएक्शन की बात कर सकते हैं और डिकार्बोक्सिलेशन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में करते हैं। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी इसकी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कर सकते हो कि भाई जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बीच में कोई खास इंटरेक्शन होता नहीं है मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है किसी तरह का। तो डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है और फर्स्ट 4 मेंबर गैस होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 से लेकर 4 तक गैस होते हैं, 5 से 17 तक जो है आपके लिक्विड्स होते हैं और 18 के ऊपर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ आता है कि 1 से 4 तक जो कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन से वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, या ठीक है। तो 5 से 17 आपको लिक्विड्स होते हैं और 18 से ऊपर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है आपके 0 डिग्री पे है ना, 298, ओके। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ऑल एल्केन्स आर कलरलेस, जो एल्केन्स जो कंपाउंड्स होते हैं कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर कोई पोलैरिटी है नहीं तो पोलर सॉल्वेंट पे इनसे कोई मतलब है नहीं, ये हमेशा लाइक टू लाइक है ना, जो भी है डिसॉल्व हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन कह सकते हो या मोलर मास कह सकते हो। अगर कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो। एंड फॉर द सेम एल्केन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजिंग विद ब्रांचिंग, अगर आपने मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन ब्रांचिंग उसके अंदर है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल का शेप साइज छोटा हो जाता है, इसकी वजह से आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट्स का आप जो है घट जाता है, ठीक है। तो अगर लंबी चेन है, जैसे हम कहें कि मान लो सपोज करिए थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते इसको, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर सपोज करिए आप कि यहाँ पे आपका कोई कार्बन है इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, ये इस तरह से 5 कार्बन है और इस तरह से मैंने बना दिया है 1 2 3 4 है ना, तो 5 कार्बन है। तो ब्रांचिंग होने की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट इसकी अगर 1 इसको मानो, इसको 2 मानो, तो 1 की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसका बटे 2, है ना। तो ये याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, सब कुछ घटेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट में क्या है
कि जो एल्केन है ना, एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन ना एटम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट की जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जो एल्केन है, ठीक है, जो एल्केन है आपका, ठीक है, एल्केन जो है आपका, एल्केन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव टू नोट। एल्केन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन atom have higher melting point in the next lower and next higher alkanes with odd number of carbon atom due to symmetry। अब अगर बात करते हो ना कि यहाँ पे देखो जो कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो कार्बन नंबर है इवन नंबर है। अगर आप सपोज करो कि यहाँ पे आपने, यहाँ पे अगर आपने इस तरह से 1 2 3 4 और 5 और 6 कार्बन लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मॉलिक्यूल दो हिस्सों में कट सकता है, सिमेट्री है, यहाँ पे क्या है, सिमेट्री है। लेकिन यहाँ पे अगर 5 कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे या 7 नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इन दोनों कंपाउंड के जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर 1 इसको बोलें, इसको 2 बोलें और इसको 3 बोलें, तो बॉइलिंग पॉइंट कार्बन से मतलब नहीं है, सिमेट्री से मतलब है। सिमेट्री की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इससे कम है और इससे ज़्यादा है, लेकिन इवन नंबर ऑफ नहीं है, ऑड नंबर, इसलिए क्या है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पे हमेशा इवन का ज़्यादा होता है ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़े, चलो, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को। और यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एल्केन्स आर जनरली इनर्ट टुवर्ड द एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, हाउएवर दे अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शन अंडर द सर्टेन कंडीशन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैलोजिनेशन। एल्केन का जो हैलोजिनेशन होता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे 3 स्टेप होता है ना, पता है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, और यहाँ पे 3 स्टेप रिएक्शन होती है, हम चेन इनिशिएशन और चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। यहाँ पे क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो ये बहुत कॉमन रिएक्शन होती है, आसानी से हो जाती है। बाकी अगर देखो यहाँ पे अगर क्लोरीन यूज़ कर रहे हो, कैसे रिएक्शन होती है आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्लोरीन यूज़ किया, यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे आप देखो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। एक दिया क्लोरीन, उसके बाद लाइट की प्रेजेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे एक H को हटाया और यहाँ पे Cl को जोड़ दिया, फिर से आपने लाइट प्रोवाइड किया तो फिर से आपका एक हाइड्रोजन हटाया और Cl को जोड़ा। इस तरह से आप बार बार रिएक्शन होगी तो ऑल हाइड्रोजन आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें ना, इस रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो एल्केन्स विथ हैलोजेंस कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन जो लेस रिएक्टिव आयोडीन इसलिए है कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि फ्लोरीन बहुत ही फ्लोरीनेशन इज टू वायलेंट रिएक्शन होती है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन स्लो होती है और बनता भी प्रोडक्ट है, तुरंत कन्वर्ट हो जाता है अपना रिएक्शन साइड में। फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं जा पाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन बैक जाती है। तो इसको अगर रिएक्शन को इसको आगे रखनी है, आयोडीनेशन कराना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा जो इसको खत्म करे रिएक्शन से। जब ये खत्म करेगा तो इसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या HNO3 यूज करना पड़ेगा, HI की सारी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, तो रिएक्शन ये पॉसिबल है। आयोडीनेशन तभी पॉसिबल है, फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वायलेंस होती है, अनकंट्रोल होती है, तो मुश्किल थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जनरली क्लोरीनेशन है ही ब्रोमिनेशन दोनों रिएक्शन होती है। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। पहले स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन कोई का बॉन्ड टूटता है और रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन जो बॉन्ड रेडिकल बन रहा है वो CH4 के साथ जो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे CH3 रेडिकल बनाता है। अब यहाँ पे CH3 रेडिकल रिएक्शन करता है Cl2 से, और इस तरीके से रिएक्शन फिर आगे बढ़ती है चेन, और यहाँ पे टर्मिनेशन CL अपना बॉन्ड फॉर्मेशन का, फिर CH3 CL3 CH3 आपस में टर्मिनेशन स्टेप है ना, इसमें रिएक्शन बंद हो जाती है, यहाँ पे प्रोपगेट होती है, यहाँ पे इनिशिएट होती है। तो ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हो ईजी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वेरियस हाइड्रोजन फॉलोज सीक्वेंस की बात करें, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शियरी में आप कह सकते हो कि हैलोजिनेशन अगर देखा जाए यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं आपको, ठीक है, तैयार हो, चलो फिर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए अगर बात हम करें तो यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो टर्शियरी है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर आपने किया, सपोज करिए कि इस तरीके से
अगर आपका रेडिकल का फॉर्मेशन टर्शियरी हो रहा है ना, यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी हो रहा है, प्राइमरी हो रहा है, उस कंडीशन में आप कह सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, रेट ऑफ हेलोजिनेशन कह सकते हो, तो यहाँ पे फास्ट होगा एज इस तरह से, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। रिएक्शन जो होती है हमेशा जो स्टेबल रेडिकल होगा उसी पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे स्टेबल है, क्योंकि टर्शियरी रेडिकल होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन टर्शियरी में फास्ट होगी एज कम्पेयर सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो दूसरी बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है, कंबशन की बात करते हैं। कंबशन क्या होता है, कंप्लीट कंबशन क्या होता है भाई। अगर हमने CnH2 के साथ जो है ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे अगर कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में H2 निकलता है। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन अगर देते हैं कार्बन हाइड्रोकार्बन या CH4 को, तो यहाँ पे कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कार्बन ब्लैक। और कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराती हैं तो यहाँ पे मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, मिथेनॉल भी बनता है, अलग अलग कंडीशन के अंदर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और आइसोमेरेशन क्या होता है कि ब्यूटेन की भाई रिएक्शन अगर कराते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, आइसोमेरेशन होता है। और यहाँ पे भाई देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन है, यहाँ पे आइसोब्यूटेन है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, तो इसको याद रखना ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यू मस्ट, है ना। यहाँ पे एरोमेटाइजेशन क्या होती है, अगर हेक्सेन की बात करें ना, यहाँ पे हेक्सेन है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इस तरह अगर रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 या तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन होता है और फॉर्मेशन होता है आपका बेंजीन का, है ना। तो ये आपको कोई भी आसिड कार्बन है तो इस तरह से आपको ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन विद स्टीम की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में H2 गैस। पायरोलाइसिस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर देखें तो पायरोलाइसिस क्या होती है भाई, क्रैकिंग भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको हाइड्रोकार्बन्स होता है ना, उसको हाई टेम्परेचर पे अगर आप हाई टेम्परेचर पे रखते हो तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है वो ब्रेक हो जाता है ना, स्मॉल पीसेस में टूट जाता है, फ्रेगमेंट में टूटता है। मान लो कि आप देखो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, एक दो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे जो कार्बन 4 है ना, 2 कार्बन में टूट गया। इस तरह से वही कंपाउंड जो है ना छोटे टुकड़े में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग या पायरोलाइसिस बोलते हैं। ओके, ठीक है। कन्फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कन्फॉर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं, ओके, तो कन्फॉर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, कितने लोगों को पता है। आगे बढ़े तो यहाँ देखिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमर की बात करें तो ठीक है। तो कन्फर्मेशन क्या होता है, देखो कन्फर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि जो आपके जो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पे जो फ्री रोटेशन जहाँ पे होता है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। रोटेशनल आइसोमर भी कहते हैं, फिनोमेना इज कन्फॉर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमर्स। ये जो कन्फॉर्मेशन होता है ना, ये बेसिकली जहाँ पे होता है जहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मान लो कि एग्जाम्पल में अगर कोई ले हम यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है A B C, यहाँ पे आपको मान लो X और Y और Z लगा हुआ है, तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। और एक अगर कार्बन को अगर आप होल्ड करो और एक कार्बन को घुमाओ तो इनकी जो पोजीशंस है ना, इनकी पोजीशन के बीच में जो पोजीशन है वो क्या हो कंटिन्यू चेंज होगी डिफरेंट एंगल पे, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा जो एक दूसरे को क्या होगा आइसोमर्स होंगे। तो उस तरह के आइसोमर्स आपस में जो कहलाते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहलाते हैं। ओके, इनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, डिफरेंट एंगल पर घुमाएंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के कन्फॉर्मेशन है, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन होता है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होता है। अब एक कन्फॉर्मेशन क्या होता है, अगर आप मान लो कि जो है इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो, सपोज करो देखिए अगर हमने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री केमिस्ट्री में कि जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली उनको 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इस तरह से। एक तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से ना, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंट बोलते हैं, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे अगर देखें इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो रिप्रेजेंट था हमारा बताया थे आपको न्यू सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, सॉरी इस तरीके से, है ना। यहाँ पे जो एंगल इनके बीच में है ना, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल जो इनके बीच में है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल है ना इनके और इनके बीच का एंगल 180 है। तो यहाँ पे इस तरह का 100 हॉर्स बोलते हैं। एक फॉर्मूला था न्यूमैन फॉर्मूला इस तरह से, है ना, इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको आपने इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका स्टैगर्ड है और ये आपका इक्लिप्स फॉर्म है। तो ये जो डिफरेंट जो कन्फॉर्मेशनल जो आइसो इनको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। अगर न्यूमैन में इसको आप ड्रॉ कर रहे हो इथेन को, अगर यहाँ पे कार्बन लिया, एक कार्बन है और ये भी क्या है कार्बन है, C1 ले लो, ये C2 ले लो, और यहाँ पे हाइड्रोजन से क्या है हाइड्रोजन से। ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ पे अगर देखो
तो ये जो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं ज़्यादा जो है रिवर्स इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये डिफरेंट रोटेशन अगर एक को होल्ड करके और दूसरे को घुमाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं जो आप एक दूसरे से अलग होंगे और एक दूसरे को कन्फॉर्मेशन आइसोमर होंगे। ओके, तो ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन और इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन को बताया कि भाई यहाँ पे आपका स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। ओके, तो इक्लिप्स क्या होता है? ओके, इक्लिप्स क्या होता है?